हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित अपने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे होंगे और एक स्वस्थ तरीके से हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते जा रहे हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए कुछ टुकड़ों में हमने चीज़ों को बांटा था, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो बड़े से बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। तो उस पहाड़ को हमने 5 पार्ट्स में तोड़ा है। जो पहाड़ है सरकारी एग्ज़ाम, और उसका एक सब्जेक्ट था, एक पार्ट था रीजनिंग एबिलिटी, कारण बताने की क्षमता या सामान्य ज्ञान। इसका चैप्टर सेकंड हमने शुरू किया है, पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में हो चुके हैं। यहाँ उसका एक छोटा सा रिवीजन टाइप का होगा, थोड़े से कुछ नोट्स की चर्चा करेंगे जो आपके काम आएंगे जब आप एग्ज़ाम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब। और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करेंगे एक वीडियो और थ्योरी पढ़ने के बाद। तो इतनी प्रैक्टिस हम कर लेंगे कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान हो जाए। सो चैप्टर सेकंड है अल्फ़ाबेट सीरीज़, पार्ट फोर्थ है, टॉपिक है एक्स्ट्रा थ्योरी एंड डीप नोट्स, दैट इज़ फॉर अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो पहला नंबर पोजीशन वैल्यू वैशिक्स। अगर आप पिछला वीडियो देख रहे हैं तो ये तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा कि A1 है, B2 है, Z 26 है। उल्टा चलें तो ठीक उल्टा कर देंगे। अब मिडिल का लेटर आप याद रखें, अगर सारे नहीं हो रहे हैं। पहले तो पिछली बार हमने 5 पार्ट में तोड़ा था, 4 पार्ट में तोड़ा था। जैसे एक जीवन होता था नॉर्मल इंसान का, 100 साल का इंसान माना जाता था, तो 25-25 करके उसके पार्ट्स के जीवन कर रखे थे कि 25 साल पढ़ाई, फिर 25 साल गृहस्थ जीवन, फिर 25 साल अगला जीवन, फिर 25 साल वृद्ध जीवन। इस तरीके से 25-25 साल में तोड़ रखा था, तो इंसान का सब कुछ मैनेज हो जाता था। अब वो 100 साल की जगह 60-70 साल हो गया है, तो मेरे हिसाब से उसको फिर से मैनेज किया जाना चाहिए उस 60 साल के हिसाब से, और सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, क्योंकि जीवन वही है, हमारे अंदर वो परिवर्तन हुए हैं और हम उन चीज़ों को कर सकते हैं। वैसे ही जब हम ABCD कर रहे हैं तो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अगर हम 26 अल्फ़ाबेट को 25 मान के 5 पार्ट में तोड़ लें, पहला, छठवां, 11वां, 16वां, 21वां, 26वां नंबर याद कर लें, तो फिर हमें सारे हो जाएंगे। फिर भी इतने नहीं हो पाए तो M और N याद कर लो। A याद है पहला, Z याद है आखिरी, M याद हो गया 13वां, N याद है 14। ठीक, बहुत काम आएंगे, क्योंकि अब आपने आधा कर लिया। 60 साल के जीवन को भी 30-30 में डिवाइड किया गया है फ़िलहाल, 4 पार्ट की जगह 2 पार्ट। तो हो सकता है आपको वो 2 पार्ट वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगे। तो अब बीच के आपको पता लगाने होंगे, तो या तो M से ऐड हो जाएंगे या M से सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, या A से ऐड हो जाएंगे, A से सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, या Z से ऐड हो जाएंगे, ऐड तो होंगे नहीं, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, समय कम लगेगा। क्योंकि मेन यही है कि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस तो सबको आते हैं, लेकिन उस 3 घंटे या 2 घंटे के समय में पैनिक कर जाते हैं। टाइप ऑफ गैप्स, किस तरह के गैप हो सकते हैं जो आप क्वेश्चन दे रहे होंगे। पहले तरीके का गैप होगा एक फिक्स गैप, A के बाद B नहीं है, C है, D नहीं है, E है, या फिर A के बाद BC नहीं है, D है, EF नहीं है, G है, दैट इज़ +2 +3 +5, जितने भी नंबर गायब, जितने भी नंबर खाए गए हैं। फिर वेरिएबल गैप होगा। वेरिएबल गैप का मतलब +1 +2 +3। कैसे, समझ नहीं आया तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा होगा। एग्जाम्पल मैंने साइड में आपके लिए लिख रखा है, ये रहा। पहले A के बाद C आया, B गायब हुआ, फिर D गायब हुआ, F आया, फिर G H I गायब हुआ, J आया। तो अब K L M तीनों गायब होंगे, N आएगा, सॉरी K L M N चारों गायब होंगे, O आएगा। तो पहले 2 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 5 का गैप। तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। फिर अगला गैप है जियोमेट्रिक गैप, बहुत रेयर है, लेकिन जब भी हम बड़े एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, चूँकि मैं सबकी करा रहा हूँ और सबकी करनी चाहिए, मेरे हिसाब से चांद की सोचनी चाहिए, तब आप खजूर तक पहुँचेंगे। क्योंकि अगर चांद की नहीं सोचेंगे, खजूर की सोचते रहेंगे, तो खजूर तक भी नहीं पहुँचेंगे। तो UPSC और SSC एग्ज़ाम की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो इंटू 2 इंटू 3 टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, और आने वाले समय में ये क्वेश्चंस नॉर्मल एग्जाम्स में भी पूछे जाने लगेंगे। पीछे से आवाज़ आती रहेगी, वो उनका काम है, उनका अपना कार्य कर रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, अपनी आस्था का प्रतिबिंब है। हमारा कार्य, हमारा काम करना है, हम भी उसका हिस्सा हैं, लेकिन तब जब हमारा ये वाला कार्य ख़त्म हो जाए, तब उस वाले कार्य का समय होगा। तो मतलब ये कि पहले ग्रुप D के एग्ज़ाम में एग्ज़ाम नहीं होते थे, सीधा नौकरी मिलती थी, अब ग्रुप D में भी 2 होने लगे। तो हो सकता है आपके में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो इंटू 2 इंटू 3 वाले भी आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे पहले A में इंटू 2 किया तो दूसरे नंबर का आ गया B, फिर B में इंटू 2 किया तो आ गया D, फिर D में इंटू 2 किया तो 8वें नंबर का अल्फ़ाबेट आ गया। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो भी आ जाएंगे। चलो अगला नंबर 3 है मल्टीपल और पैरेलल सीरीज़।
मतलब एक ही बार में दो तरह की चीज़ें चल रही होंगी। एक तरफ ABCD चल रहा है, देखिए इवन ऑड है वाला, दूसरी तरफ ZYX चल रहा है या XYZ चल रहा होता। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। दोनों तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपको सोचना है, इवन ऑड आपको करना है। ये पिछले पार्ट में भी आपको बता चुका हूँ। अगला वोवल कॉन्सोनेंट बेस्ड सीरीज। एक तरफ अगर AEIO आ रहा है तो फिर यहाँ वो सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन रूल भूल जाओ। AEIO है तो अगला U होगा, चूँकि ये कौन सा वोवल स्वर वाली सीरीज़ को फॉलो कर रहा है। ठीक, अगले पे जाएँ तो BDFH है, बीच में C गायब हुआ, फिर E गायब हुआ, फिर G गायब हुआ, फिर I गायब होगा, J आएगा। तो ये है कॉन्सोनेंट्स पोजीशन, ऑड पोजीशन कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स और कॉन्सोनेंट दो तरह के इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, तो आपको ये भी अब ध्यान में रखना है। अगला वर्ड पैटर्न सीरीज़। वर्ड पैटर्न सीरीज़ में क्या होगा, लेटर्स को एक फिक्स सीक्वेंस में अरेंज किया गया होगा या फिर एक फिक्स नंबर दिया गया होगा। तो अब आपसे पूछेंगे 5वें लेटर का कोड क्या है, अल्फ़ाबेट में 5वें नंबर का कोड क्या, तो आपको तुरंत 5वें नंबर का कोड गिनना है, ALPHA। ए माने पहला नंबर, तो आपका आंसर आ गया 1। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन जब वहाँ आएंगे समय कम होगा तो गलती ना हो, उसके लिए हमें करत करत अभ्यास करके जड़ मत हो सुजान होना है। अगला रिवर्स ऑर्डर या मिरर कॉन्सेप्ट। एक तरफ A, दूसरी तरफ Z, फिर B, फिर Y, फिर C, फिर X। ऐसा भी एक पिछले पार्ट में वीडियो आपको दिखा चुका हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरीके का मैंने दिया था, उससे आपको आइडिया लग जाएगा वो पार्ट अगर आपने देखा होगा तो। मिरर अराउंड MN, पोजीशन ऑफ लेटर L है 12, तो L 12 का मिरर 15 O, ठीक, चूँकि MN बीच में है। फिर शॉर्टकट अगर देखें तो मिरर पोजीशन का शॉर्टकट निकालने के लिए 27 माइनस लेटर पोजीशन करेंगे, तो मिरर ऑफ D देखें तो 27 माइनस D की पोजीशन दैट इज़ 4, तो आंसर आ जाएगा 23। तो 23 नंबर का लेटर हो जाएगा W। तो डायरेक्ट मिरर का क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछा जाए तो 27 माइनस वर्ड पोजीशन आप लगाएंगे, आंसर मिल जाएगा। 26 की जगह 27 आएगा, ये पिछले पार्ट में भी मैंने डिस्कस किया था। देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7 नंबर की सीरीज़ क्या हो सकती है, रॉन्ग टर्म आइडेंटिफिकेशन। आप पहले डिफरेंसेस पता करिए, स्किप पता करिए, और फिर जहाँ स्किप टूट रहा हो उस वाले पॉइंट को पकड़ लीजिए, वही सही है। अब देखो A के बाद B नहीं है, C है, फिर D नहीं है, E है, फिर F के बाद G आना चाहिए था, सीधा H आ गया, तो H गलत हो गया। H को आप रख लो रॉन्ग टर्म में। अगले नंबर पे आ जाओ, कोडिंग बेस्ड अल्फ़ाबेट। पीछे बात हुई कि ये T अगर 24 है तो DOG कितना होगा, तो 24 कैसे आया, क्या 24 आया 3 + 1 + 20 से, तो DOG में भी 4 + 15 + 7 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला हाई लेवल मिक्स पैटर्न, ये कभी कभी UPSC SSC में पूछा जाता है, कभी कभी का अक्सर ही पूछा जाता है। यहाँ डबल लॉजिक होता है, एक फॉरवर्ड चल रहा होगा, एक बैकवर्ड चल रहा होगा, पोजीशन भी ऑड इवन हो रही होगी, और उस तरीके से आंसर निकल के आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, एग्जाम्पल है A/DVHR। तो अब अगला क्या, तो A के बाद BC नहीं आया, D आया, E के बाद, फिर D के बाद EF नहीं आया, EFG तीनों नहीं आया, फिर H आया, तो अब IJKLM नहीं आएंगे, सीधा अगला नंबर का आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन चलता रहेगा। लॉजिक चल रहा है ऑड टर्म में +3, A के बाद D, A के बाद D, D के बाद H। इवन टर्म्स में क्या चल रहा है, Y के बाद V, फिर R, तो फिर अगले नंबर पे अगर अगला नंबर पता करना तो L आएगा, दैट इज़ H से +4 नंबर। तो H के बाद IJKL गायब किया, अगला नंबर आ जाएगा आपका L करके कुछ, ठीक। फिर उसके बाद ये शायद गलत लिख दिया है, H के बाद IJKLM, M या N आना चाहिए, वो सही होगा, यहाँ शायद गलत लिखा है। अगले पे आ जाओ, टाइप नंबर 10। ये हम क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अभी तो फ़िलहाल थ्योरी है, तो ये कभी कभी गलत भी होते हैं। 10 में टाइप की सीरीज़ है, जनरल स्ट्रेटजी फॉर एग्ज़ाम्स, यानी यहाँ केवल एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं जिससे हमने जो पिछले में कन्फ्यूज़न किया है वो ना हो। हम जब जल्दी में होते हैं तो वो कन्फ्यूज़न होता है। बीच में क्या हुआ, मुझे कॉल आया, मैं कन्फ्यूज़ हुआ, और फिर उसके बाद लगा कि हाँ फटाफट वीडियो ख़त्म करते हैं, कॉल अटेंड करते हैं, तो उसमें दिक्कत हुआ। तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारे पास टाइम होना चाहिए। तो क्या है, ऑलवेज़ राइट डाउन पोजीशंस क्विकली। आप इतनी प्रैक्टिस करके जाएं कि पोजीशन आप बहुत जल्दी लिख लें। चेक फॉर कांस्टेंट गैप, वेरिएबल गैप या अल्टरनेट, तीनों तरह के गैप को आप आइडेंटिफाई करें, एक तरीके पे कंक्लूजन ना निकालें। पिछले वीडियो में कॉमन मिस्टेक में मैंने ये बात आपको बोल रखी थी। ये देखें कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट टाइप का कोई फंडा तो नहीं है, या रिवर्स लॉजिक तो यूज़ नहीं हो रहा। जब भी रॉन्ग टर्म आप निकाल रहे हों तो फिर से
2 से 3 बार आप उसको वेरीफाई करें और डबल वेरीफाई करें, जैसे हम नंबर सीरीज़ में वेरीफाई करते थे। और फॉर कोडिंग चेक करिए कि फॉरवर्ड कोडिंग हो रही है या बैकवर्ड कोडिंग हो रही है, उसके बाद सॉल्व करिए, डायरेक्ट सॉल्व करने मत बैठ जाइए। ये तो 4-5 चीज़ें आपको मैं बताना चाहता था, ये मैंने आपको बता दी। थोड़े से डीप नोट्स भी हो गए आपके पास, एक अच्छा स्ट्रक्चर भी हो गया, हल्का सा रिवीजन भी हो गया। एक पार्ट और थ्योरी का हम पढ़ेंगे और उसके बाद सीधा आएंगे हम अपने मेन पार्ट्स पे, यानी हमारे एमसीक्यू पार्ट्स पे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए इतना ही। कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए मैं कन्फ्यूज़ होता हूँ, मैं आपको गलतियाँ बताता हूँ और उन गलतियों को से आपको बचाने का प्रयत्न करता हूँ। लेट्स लर्न, ग्रो एंड सक्सीड टुगेदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपके पास कंटिन्यूसली वीडियोज़ आएँ। भाई आपसे मैं कोई पैसा तो ले नहीं रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि मेरे से क्या गलतियाँ हो रही हैं या क्या आपके सुझाव हो सकते हैं जिन्हें हम इनकॉर्पोरेट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।